गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम लेसन नंबर 8 पढ़ रहे थे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने हमारा पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट जो मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या है, रियल है। क्योंकि अगर हम कंफर्ट जोन में बैठ करके देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि किस तरह से आइस जो है वो पिघल रही है, किस तरह से हमारे ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तविक रूप से हमारे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके आगे से अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम। अंटार्कटिका क्योंकि अपने सिंपल से इकोसिस्टम एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, लेक यानी कमी, जैव विविधता की कमी के कारण इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। अध्ययन के लिए जो है वह एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस है। क्योंकि देखो अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, और वहाँ पर जैव विविधता की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस कारण से इस प्लेस को जो है वो स्टडी के लिए बिल्कुल सही माना गया है, बिल्कुल परफेक्ट माना गया है। हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरक्यूशन। रेपरक्यूशन का मतलब होता है प्रभाव, प्रतिक्रिया, नतीजा जिसको बोलते हैं। तो ये कह रही है दिशानी दोषी कि कैसे छोटे छोटे एनवायरनमेंटल के अंदर कैसे छोटे छोटे चेंजेस जो है, कैसे छोटे छोटे बदलाव जो है वह बड़े बड़े नतीजे, बड़े बड़े प्रभाव जो है वो डाल सकते हैं। तो ये कह रही है कि अंटार्कटिका जो है वह बहुत ही सिंपल, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत सिंपल है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की कमी है, इसलिए यह स्टडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्थान है। और यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वह इसके ऊपर बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं, इसके जो नतीजा है वो बहुत बड़ा हो सकता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म। तो अब यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल दे रही है, वो एग्जाम्पल किसका दे रही है? सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक तरह की घास होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोज ग्रासेज ऑफ द सी, ये ग्रास कहाँ होती है? समुद्र के अंदर होती है। दैट नरिश, नरिश यानी पालन पोषण करना, एंड सस्टेन, सस्टेन यानी बनाए रखना। तो टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, इस जो सूक्ष्म जो फाइटोप्लैंक्टन है इसको लीजिए, जो कि समुद्री घास है, और इसका जो पालन पोषण है और जो ये इसको बनाए रखने के लिए एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन जो क्या करती है, जो पूरा दक्षिणी ओशियन है, जो खाद्य श्रृंखला है, इसको बनाए रखती है। यानी कि जो दक्षिणी ओशियन की जो जितने भी जानवर है या जो भी जीव जंतु है वह सब भोजन के लिए इस फाइटोप्लैंक्टन ग्रास के ऊपर डिपेंड करते हैं। दिस सिंगल सेल्ड प्लांट, सिंगल सेल यानी एक कोशिकीय पौधा, यूज़ द सन एनर्जी, जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका यूज़ करता है टू एसिमिलेट कार्बन। एसिमिलेट का मतलब होता है उसका पाचन करना। तो ये जो एक कोशिकीय पौधा है वह क्या करता है? कार्बन का पाचन करने के लिए सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका यूज़ करता है। एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसाइज यानी संश्लेषण करना, यौगिक यानी ऑर्गेनिक यानी जैव, कंपाउंड यानी यौगिक। तो और क्या करता है? जो जैव यौगिक है उनका संश्लेषण करता है। इन दैट वंडरस, वंडरस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस तरह से इस अद्भुत प्रक्रिया को क्या कहा गया जाता है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। तो ये बता रहा है कि ये जो एक कोशिकीय पौधा है यह कार्बन के पाचन करने के लिए सूर्य की एनर्जी का यूज़ करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो संश्लेषण होता है, तो इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लेशन होता है गिरावट, इन द ओजोन लेयर। यानी कि साइंटिस्ट जो है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने हमें ये चेतावनी दी है कि जो ओजोन लेयर के अंदर जो आगे गिरावट देखने को मिलेगी विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या करेगी? जो फाइटोप्लैंक्टन की जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी उनकी क्रियाकलाप है, वो क्रियाविधि है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल। मरीन का मतलब होता है समुद्री, एनिमल का मतलब जानते हो सब जानवर। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ, जो जिससे क्या होगा कि जितने भी समुद्री जानवर जो है उनके जो जीवन है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा? कि ओजोन लेयर के अंदर जो फ्यूचर के अंदर
गिरावट देखने को मिलेगी तो उस चीज़ का इफेक्ट जो है वो फाइटोप्लैंक्टन पे पड़ेगा, और फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर किसी चीज़ का असर पड़ता है तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वह मरीन एनिमल्स यानी समुद्री जानवरों के जीवन पर पड़ेगा। एंड द बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र की जितनी भी जो बर्ड्स है उनके ऊपर पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो वहाँ का ग्लोबल वैश्विक कार्बन साइकिल जो है, कार्बन चक्र जो है उसके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एकमात्र वनस्पति पाई जाती है और वनस्पति जो है वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन है और एकमात्र वो खाद्य श्रृंखला का काम करती है। जब वह घास ही नहीं रहेगी खाने के लिए तो जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और इस तरह से वो उनका अस्तित्व भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इन द पैरेबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो पैरेबल का मीन होता है दृष्टांत, यानी कि एग्जाम्पल ले सकते हो, उदाहरण। और इस तरह से फाइटोप्लैंक्टन के एक उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में, देयर इज़ ए ग्रेट मेटाफोर, बहुत ही बड़ा एक मेटाफोर कहा गया है, बहुत बड़ा एक व्यंग्य कहा गया है, फॉर एग्जिस्टेंस, इसके अस्तित्व के लिए। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, यानी कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो बड़ी चीज़ें हैं वह अपने आप से ही हो जाएगी। वॉक ऑन द ओशियन, माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। माई अंटार्कटिका यानी कि टिशानी अपने बारे में बात कर रही है कि मेरा अंटार्कटिका यात्रा का जो एक्सपीरियंस था, अंटार्कटिक पर जाने का जो एक्सपीरियंस था वह पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष दर्शन भरा रहा। एपिफेनीज यानी प्रत्यक्ष दर्शन। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिक सर्कल एट 55 डिग्री साउथ। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ हमारे साथ में हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? वो कुछ ही देर के लिए हुई थी, लेकिन वह हुई थी कि जो अंटार्कटिका है वहाँ पर जो 65.55 डिग्री के ऊपर जो चीज़ हमारे साथ हुई थी साउथ के अंदर, वह मेरा सबसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। द सोकाल्स्की, अब सोकाल्स्की क्या है? सोकाल्स्की उस जहाज़ का नाम है जिसमें ये लोग गए थे। हैड मैनेज टू वेजेस का मतलब होता है घुसना, एंटर करना। herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island। तो ये क्या बता रही है कि जो सोकाल्स्की जहाज़ जो था वह किसी तरह से जो एक बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी जहाँ पर दोनों तरफ प्रायद्वीप थे, पेनिनसुला और टैडपोल नाम के दो प्रायद्वीप बने हुए थे, तो उन दोनों के बीच में किसी तरह से वो एंटर कर जाती है। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और जो कि हमें आगे जाने से रोक रहा था। यानी कि बड़े बड़े बर्फ़ के दो आइलैंड थे जिनका नाम था पेनिनसुला और टैडपोल। उनका रास्ता जो था वो बहुत ही संकरा रास्ता था, नैरो रास्ता था, लेकिन जो जहाज़ है वो उसके अंदर तो चला जाता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो वहाँ पर उनकी यात्रा को रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू, जो हमारे कैप्टन थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम को वापस चले जाना चाहिए। टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, वापस से वहाँ मुड़ करके हमें नॉर्थ की तरफ चले जाना चाहिए। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम टर्न होते और नॉर्थ की तरफ जाते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लेन, हम सबको निर्देश दिए गए कि हम गैंग प्लेन से नीचे उतरे। अब गैंग प्लेन क्या होता है? गैंग प्लेन यानी समुद्र, जब जहाज़ से हम नीचे उतरते तो नीचे उतरने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तो उस प्लेटफॉर्म को गैंग प्लेन कहा जाता है। एंड वॉक ऑन द ओशियन, और हमको कहा जाता है कि अब हमको इस ओशियन के ऊपर यानी कि उस सागर के महासागर के ऊपर हमें पैदल चलना होगा। सो देयर वी वर, और वहीं पर हम सब ऑल 52 ऑफ अस, यानी कि उस यात्रा के अंदर कितने लोग शामिल थे? 52 लोग जो थे वो उस यात्रा के अंदर शामिल थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम हुआ था उसमें कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट, टोटल कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था? तो उसके अंदर 52 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। किटेड आउट इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स। अब क्या होता है, देखो कि जो बर्फीले प्लेस होते हैं तो वहाँ पर चलने के लिए, पैदल चलने के लिए आपको एक वहाँ पर एक किट दिया जाता है जिसके अंदर चश्मे वगैरह, अपने आप को कवर करने के लिए ड्रेस वगैरह दी जाती है। तो वो ये कहते हैं कि हम लोग जो 52 लोग थे उन सब ने अपने आप को उस तरह से चश्मे वगैरह लगा करके, वो ड्रेस पहन करके पूरा तैयार किया। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और उसके बाद में हम जो वो कठोर बर्फ़ की जो मोटी सतह थी उसके ऊपर चलने लगे, जो कि हमारे सामने दूर दूर तक फैली हुई थी। अंडरनीथ यानी नीचे, आवर फिट
वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे 1-1 मीटर मोटी जो थी वह आइस की परतें थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रेथिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर नीचे जो था वह सजीव सांस लेने वाला सॉल्ट वाटर था। इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है उसकी जो परिधि होती है वह। क्रैब का मतलब जानते हो, क्रैब का मतलब होता है जो केकड़े होते हैं उनको क्रैब कहा जाता है। ईटर यानी खाने वाला। सील एक तरह का जानवर होता है, मछली के जैसा होता है, जिसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही चिकनी होती है और वो बर्फ़ के ऊपर ही रेंग करके चलता है। तो जो वहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप की जो परिधि थी वहाँ पर क्रैब को खाने वाली जो सील्स थी वह स्ट्रेचिंग यानी कि वहाँ पर फैली हुई पड़ी थी। एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज, और जो सूरज की गर्मी को वह ऑब्जर्व कर रही थी वह बर्फ़ के ऊपर तैरते हुए, यानी कि जो सील्स थी वो वहाँ पर जो बर्फ़ थी उसके ऊपर लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी, और वहाँ पर पड़ी वो क्या कर रही थी, सूरज की जो एनर्जी होती है उसको ऑब्जर्व कर रही थी। मच लाइक स्ट्रे डॉग, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे जो आवारा कुत्ते होते हैं गली के, उनके तरह वहाँ पर वो पड़ी थी। विल डू अंडर द शेड ऑफ बैनियन ट्री, यानी बरगद के पेड़ के नीचे जिस तरह से आवारा कुत्ते पड़े रहते हैं आलस के कारण, उसी तरह से शील जो थी वह भी क्या कर रही थी, उस बर्फ़ के जो टुकड़े थे उनके ऊपर पड़ी हुई थी और वो सूरज की गर्मी का अवशोषण कर रही थी। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन, इसमें रहस्य उद्घाटन जैसा कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग डज इंडेड कनेक्ट, सब कुछ चीज़ें जो थी वो वास्तव में एक दूसरे से कनेक्टेड थी। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, 3 पानी के महासागर, एंड मैनी इकोफेयर, और बहुत सारे जो इकोस्फेयर थे, बहुत सारे जो जैव विविधता की जो चीज़ें थी। लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, उसके बाद में अभी भी मैं जो है वह जो अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, यानी कि जो जिस तरह से उसने अपने ब्यूटी को बैलेंस किया हुआ था इन प्ले ऑन आवर प्लानट, यानी कि जो हमारा प्लानट है, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, किस तरह से उसने अपनी सुंदरता को बैलेंस किया हुआ था, उसको देख करके मैं अभी भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। यानी कि नेचर किस तरह से अपने आप को बैलेंस करके रखती है, ये देख करके तिशानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, कैसा रहेगा यदि अंटार्कटिका जो है वो फिर से पहले जैसा गर्म स्थान बन जाए जो कि वह हमेशा एक बार हुआ करता था। टिशानी यहाँ पर एक इमेजिनेशन करती है, क्वेश्चन करती है कि जो अंटार्कटिका आज इतना ठंडा है, इतना बर्फ़ से ढका हुआ है, अगर ये पहले की तरह फिर से गर्म प्लेस बन जाए तो यहाँ पर क्या होगा। विल वी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देख पाएंगे। और वुड वी हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर, या फिर हम भी डायनासोर की तरह जो है वो यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। मैमोथ का मतलब होता है जो रोएदार हाथी होते हैं उनको मैमोथ कहा जाता है। एंड वुली राइनोस, जिस तरह से डायनासोर, मैमोथ और वुली राइनोस विलुप्त हुए हैं, क्या उस तरह से हम भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। हुज टू से, क्या कह सकते हैं, कौन क्या कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद द बंच, लेकिन वहाँ पर 2 हफ्ते गुजारने के बाद में, बंच का मतलब होता है गुच्छा, लेकिन यहाँ पर समूह के लिए आया है। ऑफ टीनेजर का जानते हो जो 13 से 18 या 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर कहा जाता है। तो वो निशानी कह रही है कि टीनेजर के ग्रुप के साथ में 2 सप्ताह बिताने के बाद में हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिसके अंदर अभी भी आइडियलिज्म था, यानी कि जिनके अंदर अभी भी आदर्शवाद है, टू सेव द वर्ल्ड, इस विश्व को बचाने का अभी भी आदर्शवाद है। ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि 10 लाख सालों के अंदर बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ घटित हो गया है। बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन जो है वह क्या डिफरेंसेस कर सकता है। यानी कि 10 लाख सालों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं, लेकिन अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वह चेंज होकर के दिखाई जा सकती है। तो इस तरह से ये टिशानी दोषी का खुद का एक्सपीरियंस था जब वह अंटार्कटिका की यात्रा पर गई थी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत बच्चों के साथ में।
और किस तरह से उसका पहला रिएक्शन था जब वो अंटार्कटिका के ऊपर पहुंची, और जब वहाँ पर वो पहुंची तो उसने क्या क्या रियलाइज़ किया, किस तरह से वह उसको पता चला कि एक्चुअल में जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है जो है वह बढ़ रहा है, और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको थ्रेट मिल रही है, किस तरह से जो फाइटोप्लैंक्टन है वहाँ की वनस्पति वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ के जो जानवर है उनके साथ में क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो टिशानी दोशी खुद एक्सपीरियंस करके आती है, और उसके बाद में वो हमें इस चैप्टर के ज़रिए